जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा 2023-24 की, जिसमें कि अभी तक हम लोग सेट नंबर 16 का ही पार्ट 1 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 16 का ही पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से और एक लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और जिस भी फ्रेंड्स को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। गृह स्त्रियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। मापने वाला एक सूचकांक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक स्त्रियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत की कीमत मापने वाले सूचकांक को उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। इसमें 50% से अधिक योगदान तेल और खाद्य वस्तु को दिया जाता है। थोक कीमत सूचकांक में सेवाओं एवं तेल की औसत कीमत को नहीं माना जाता। इसे CACSO द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम मुयर। सर विलियम मुयर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सर विलियम मुयर ने की थी। सर विलियम मुयर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के उपराज्यपाल थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जॉन लॉक एक राजनीतिक विचारक थे जिनका जन्म 1632 में यूके में हुआ। यूके में हुआ। रूसो, जिनका पूरा नाम जिन जुकुएस रूसो है, इनकी गणना पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारकों में की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाटो। क्या हो जाएगा? नाटो। यूरोप में साम्यवाद की भावना को रोकने के लिए नाटो बनाई गई है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन चुनाव आयोग का गठन किया गया था। भारत के चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जैन समुदाय से। जैन समुदाय से उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। काम्पिल उत्तर प्रदेश के
फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यह मेला प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में 5 दिन तक लगता है। इस मेले में संपूर्ण भारत में जैन धर्म में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। क्या कहलाएगा? केंचुआ। केंचुआ खाद या वर्मी पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट के बदबू नहीं होती और मक्खी व मच्छर नहीं बढ़ते तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट 150 से 200 माह के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन और 1.5 से 2% सल्फर तथा 1.5 से 2% पोटास पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। विषाणु। जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीव सन्निहित प्राणी के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कशेरुकी जंतु, कीट, पादप अथवा जीवाणु। एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होते हैं। जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक से अधिक कोशिका होने पर उसे जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही दूध में पाया जाता है तथा टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, महाधमनी। आउटर महाधमनी। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। त्वचा के घाव के बंद होने के उत्थान या मरम्मत द्वारा महसूस किया जा सकता है, जबकि उत्थान ऊतक के विशिष्ट प्रतिस्थापन का वर्णन करता है, अर्थात सतही एपिडर्मिस श्लेष्मा या भ्रूण की त्वचा की मरम्मत चिकित्सा के एक अनिर्दिष्ट रूप को प्रदर्शित करती है, जिसमें फाइब्रोसिस और निशाल के गठन में घाव भर जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सटन एवं बोवेरी। सटन एवं बोवेरी। सटन बोवेरी गुणसूत्री सिद्धांत आनुवंशिकी का एक मूलभूत एकीकृत सिद्धांत है जो गुणसूत्रों को आनुवंशिक सामग्री के वाहक के रूप में पहचानता है। यह सही ढंग से मेंडेल के नियमों द्वारा आवश्यक युग्मित कणों के साथ गुणसूत्रों की पहचान करके मेंडेल के वंशागति के नियमों के अंतर्निहित तंत्र की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नोवल्जिन। नोवल्जिन। नोवल्जिन में पैरासीटामोल और कैफीन का संयोजन होता है। यह एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दर्द जैसे कि सिर दर्द, माइग्रेन, दांत दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
पाइप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड पाइरुविक एसिड एक 2 अक्वो नोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो प्रोपियोनी एसिड का 2 कीटोन व्युत्पन्न है। यह ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्राप्त एक मेटाबोलाइट है। इसमें मौलिक मेटाबोलाइट और कीफैक्टर की भूमिका होती है। यह एक प्रोपिथोनिक एसिड से प्राप्त होता है। यह पारुवेट का एक संयुग्मित अम्ल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड 1912 में विटामिन की खोज की गई और तब विटामिन को मुख्यतः रूप में 6 भागों में बांटा गया है। A, B, C, D, E, K है। विटामिन A, E, D के वसा में घुलनशील है। B और C जल में घुलनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के पास। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम उपलब्ध करा सके, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी छूटे नहीं। और पूरे व्याख्या के साथ हम बिहार एसएससी की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस के उत्सर्जन से हानि होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करती है। इसी कारण इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ओम। ओम क्या है? मूल मात्रक नहीं है। मीटर लंबाई का मूल मात्रक है। सेकंड समय का मूल मात्रक है तथा एम्पियर विद्युत का मूल मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, परंतु यह कोई मूल मात्रक नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। समीकरण V = U + AT। समीकरण V = U + AT जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेग समय का एक कार्य। वेग समय का एक कार्य। समीकरण V = U + AT, जहाँ U वस्तु का प्रारंभिक वेग, V वस्तु का अंतिम वेग तथा T समय तथा A त्वरण है। यदि U और A को शून्य कर दिया जाए तो यह समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। अर्थात यह समीकरण यह बतलाता है कि वेग समय का एक कार्य है। समय का एक कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बल का विमीय समीकरण है। बल का विमीय समीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी F = mLT²। F = mLT/-2 इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किलोवाट घंटा डैश की इकाई है। किलोवाट घंटा डैश की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी है? तो ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड होता है, जो एक सदिश राशि है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति के एसआई मात्रक वाट या जूल पर सेकंड होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और ऊर्जा का क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। स्पष्ट प्रतिनिधि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी
हो लगभग, न्यूनतम दूरी हो लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से 17 मीटर की न्यूनतम दूरी पर हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पथक होने लगती है, मलाई पथक होने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल के कारण डेयरियों में सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया का उपयोग इस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इसमें कड़ किया जाने वाला दूध एक बंद कंटेनर में बड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया जाता है। जब अपकेंद्रित मशीन को चालू किया जाता है तो दूध इस कंटेनर में बहुत तेज गति से घूमने लगता है। इसके कारण दूध क्रीम और स्किम्ड दूध में अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जल का हिमांक बिंदु क्या है? जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री, 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्णन जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, अधिकतम विचलित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी किरण, बैंगनी किरण। प्रकाश की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी है, जो है बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, संतरी तथा लाल। इन 7 रंगों में सबसे अधिक आवृत्ति बैंगनी रंग की है और सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की है, जबकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विद्युत धारा का परिमाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। विद्युत धारा का परिमाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अ मीटर, अ मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। जल पृथ्वी पर कई अलग अलग रूपों में मिलता है। आसमान में जल वाष्प और बादल के रूप में, समुद्र में समुद्री जल और कभी कभी हिमशैल, पहाड़ी, नदियों और तरल रूप में, भूमि पर एक्वीफर के रूप में। जल वाष्प पानी की गैसीय अवस्था है और अन्य अवस्थाओं के विपरीत अदृश्य होती है, अदृश्य होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। प्लास्टिक विद्युत का क्या है? कुचालक है। जो विद्युत धारा के प्रभाव में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है वह कुचालक कहलाता है, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं, वे इंसुलेटर या अवरोधक कहलाते हैं। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्ष का कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, NH/2 पाई, NH/2 पाई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, जिन्हें कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक कक्ष का मान बढ़ाने पर ऊर्जा स्तर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr NH/2 पाई के बराबर होता है, अर्थात NH/2 पाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम नाइट्रेट का। किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट का नाम है। सोडियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NaNO3 है। इसे चिली सल्फपीटर भी कहते हैं क्योंकि चिली में इसके विशाल भंडार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में
से कौन सा एक पायरिमिडिन क्षार नहीं है? पायरिमिडिन क्षार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गुआनिन। गुआनिन। गुआनिन डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला एक न्यूक्लियस अम्ल है। डीएनए और आरएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरोसिल तथा गुआनिन नाम के न्यूक्लियस अम्ल पाए जाते हैं। थाइमिन मात्र डीएनए में पाया जाता है और डीएनए का अर्थ है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और थाइमिन नियोक्सी अम्ल आरएनए में उपस्थित 4 क्षारकों में से एक है। यह सब मिलकर एटीसीजी बनाते हैं और साइटोसिन डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले 4 मुख्य अम्लों में से एक है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन खान सर के बुक से लिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर एक नए सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।